हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, राजनीतिक विज्ञान का विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी राजनीतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर यानी जो हम लोगों का चैप्टर है वो प्रथम है और उसका जो शीर्षक है संवैधानिक विकास। तो जो हम देख रहे हैं कि जो पेपर है, सेकेंड पेपर है, उसका भी शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। यानी इसमें हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो आज का टॉपिक है वो है 1861 का अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1861। अब 1861 के अधिनियम को ये देखते हैं कि इसके अध्ययन से हमको लाभ क्या होंगे, यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके अध्ययन से हम गृह सरकार यानी जो भारत में सरकार थी 1858 में 1861 में उसकी कार्यप्रणाली से परिचित होंगे। दूसरी चीज जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उससे परिचित होंगे और भारत में इस एक्ट के द्वारा पहली बार संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। स्पष्ट रूप से न सही लेकिन उसका संकेत यहीं से मिलता है, भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत, उससे भी परिचित होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो अधिनियम 1861 का जो पारित हुआ उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर अधिनियम उसका कारणों का प्रतिफल होगा, यानी जो कारण होंगे उसी का प्रतिफल होगा। जैसे कि जब 1858 का एक्ट पारित किया गया तो उसमें ब्रिटेन स्थित जो सरकार थी उसका स्ट्रक्चर बदला गया, यानी भारत के संदर्भ में जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, यानी वहाँ के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों को सीमित किया गया, यानी समाप्त किया गया और उसके जगह पर ब्रिटेन में भारत की नए सरकार का जो गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं भारत सचिव और उसकी परिषद, और उसके थ्रू संसद और राजा भारत पे शासन करने लगे। तो अब अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। लंदन स्थित जो कंपनी की गृह सरकार थी उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत के संदर्भ में इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं। अब 1861 का अधिनियम है, इसके द्वारा भारत में जो स्थित गृह सरकार थी उसकी कार्यप्रणाली को तय किया गया, वो कैसे नियम और कानून बनाएगी, कैसे शासन चलाएगी, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया। तो अब ये प्रावधान किया गया तो इसके पीछे बहुत भारतीयों का जो विचार था या ब्रिटिश जो शासक थे उनको ये लगा कि कहीं न कहीं जो सरकार है और जो जनता है, यानी जो भारत में ब्रिटिश सरकार है और जो भारतीय जनता है उसके बीच कहीं न कहीं इतना गैप है कि ना ही सरकार जनता की इच्छाओं से अवगत हो पाती है पूरी तरह और ना ही सरकार अपनी बातों को, अपनी नीतियों को जनता तक आसानी से पहुंचा पाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत में असंतोष व्याप्त होता है और उस असंतोष व्याप्त का कारण था वो 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के समय से ही ये मांग की जाने लगी कि भारत में जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें सुधार किया जाए, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। तो अब इसके संदर्भ में देखें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारतीयों ने तो मांग की, कुछ ब्रिटिश जो यहाँ लॉर्ड थे यानी जो अधिकारी थे उनका भी ये विचार था। जैसे गवर्नर बम्बई के गवर्नर जो थे बर्टन फ्रेयर, उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास वायु दाब मापक यंत्र या सुरक्षा कपाट के रूप में विचार विमर्श करने वाली परिषद नहीं होगी, यानी कोई परिषद ऐसी ना हो
की जो विचार विमर्श करते हो, तब तक आप मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इसी तरह के अस्पष्ट तथा भयानक विस्फोटों से साक्षात्कार होना होगा। यानी कहा उन्होंने कि अगर हम भारतीयों को अगर नहीं जोड़ते हैं अपने प्रशासन से, अपने कानून बनाने के जो परिषदें हैं उससे अगर नहीं जोड़ते हैं, तो इस तरह के भविष्य में भी विद्रोह होने की संभावनाएं हैं और उससे हमको दो चार होना पड़ेगा। इसी तरह का विचार सर सैयद अहमद ने भी कहा कि सरकार को भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देनी चाहिए, कानून बनाने वाले संस्थाओं में भी उनको लाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून बनाने की प्रथा थी वो बड़ी दोषपूर्ण थी, कई तरीके से थी। तो एक हम लोग जाने कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें सभी सदस्य सरकारी सदस्य होते थे। सरकारी मतलब जो सरकार के अधिकारी थे, जो परिषद के सदस्य थे, जिनका मनोनयन या नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल और के द्वारा की जाती थी, भारत सचिव के द्वारा की जाती थी। तो उसमें हम लोग देखें कि वो सभी सदस्य सरकारी थे। ऐसे में उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था कि जो जनता की बातों से परिषद को अवगत कराए या जनता की जो मूल आवश्यकता है उससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव सरकार के पास आए। तो सरकार को जो समझ में आता था, परिषद को जो समझ में आता था, वो कानून बना देते थे। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि लोगों ने परिषद में भारतीयों को शामिल करने के लिए मांग लंबे समय से शुरू कर दिया था। अब देखिए, जो प्रांतीय कानून है इसको लेकर के भी विसंगति थी, क्योंकि 1853 का जो एक्ट है, इस एक्ट द्वारा पूरे देश में कानून बनाने की जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल और उसके परिषद को सौंप दिया गया। तो अब प्रांतों के बारे में भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल कानून बनाते थे। तो ये जो कानून बनाने की जो समुचित प्रणाली थी, ये समुचित नहीं कह जा सकती, क्योंकि सरकार के पास इतना समय भी नहीं होता था। दूसरी चीज, वो प्रांतों की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उससे भी वो लोग परिचित नहीं थे। तो ये भी एक दोषपूर्ण प्रणाली थी। दूसरी चीज, परिषद की शक्तियों को भी निश्चित करना था इस एक्ट के द्वारा। इसमें हुआ क्या था कि जो परिषद है उसने अपनी शक्तियों को सहने बढ़ा लिया था, और इतना बढ़ा लिया था कि कभी कभी जो भारत सचिव था वो आदेश देता था कि आप इस तरह के कानून बनाएं, तो उसको ये डिनाई कर देते थे या कानून बनाने से मना कर देते। तो ये कारण थे जिस 1861 का जो एक्ट है उसको पारित होने के पीछे ये ढेर सारे कारण थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कानून है कैसा, यानी इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसको देखते हैं। तो 1861 के अधिनियम की धाराएं, तो ये कैनिंग की सिफारिश पर एक विधेयक चार्ल्स ने 6 जून 1861 को कॉमन सभा में पेश किया, और जब पेश किया तो 1 अगस्त 1861 को ब्रिटिश महारानी की से अनुमति मिल गई और फिर ये कानून बन गया। अब अगर मान लीजिए कानून बन गया तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे इसको देखते हैं। अब इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें एक 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, क्योंकि यहाँ जानने वाली बात है कि जो परिषद थी उसकी 2 भूमिका होती थी। थोड़ी सी हम लोग देख लेंगे कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो 2 रूप में काम करती थी। ये काम करती थी कि प्रशासन को चलाने में मदद करती थी, तो उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते थे, यानी कार्यकारी परिषद कहते थे। और जब वो कानून बनाने के लिए बैठती थी तो इसको हम विधायी परिषद कहते थे। तो कानून बनाने के लिए अगर मान लीजिए परिषद 2 भूमिका अदा करती है, एक प्रशासन का और दूसरा कानून बनाने का। तो इसमें जो सदस्य थे वो सभी प्रशासनिक अनुभव वाले सदस्य थे, उनकी विशेषज्ञता प्रशासन के क्षेत्र में थी। ऐसे में ये आवश्यकता महसूस हुई कि जब कानून परिषद बनाता है तो उसे एक विधायी सदस्य की भी जरूरत है, यानी विधि सलाहकार की भी जरूरत है, जो कम से कम सरकार को कानूनों के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर सके, उनको बनाने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए एक कहने का मतलब एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया। अब ये वकील नहीं था, ये एक विधि का ज्ञाता था, यानी ये प्रोफेशनल नहीं था, ये विधि का ज्ञाता था जो इसमें 5वां सदस्य था। अभी कि अब गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार दिया गया कि जो परिषद है
उसको चलाने के लिए नियम और विनियम बना सके कि परिषद जो उसकी परिषद थी उसका संचालन कैसे हो, जिसके संदर्भ में भी कानून बना सके। अब देखिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हुई कि एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली मतलब कि जैसे जो कार्यकारिणी परिषद के पास जो भारत के प्रशासन संबंधी जो मामले थे वो स्पष्ट नहीं थे कि इन जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन कौन करेगा, यानी कौन सा विभाग, अगर राजस्व विभाग है, राजस्व संबंधित मामले हैं तो उसको कौन देखेगा, ये स्पष्ट नहीं था। तो पहली बार 1861 के एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि ये काम जो परिषद के जिम्मे, जो कार्यकारिणी परिषद के जिम्मे जो प्रशासनिक कार्य है उसको इसके सदस्यों के बीच बांट दिया जाए। जैसे आप देखें भारत सरकार और प्रदेश सरकार, तो इसमें सरकार के जो सभी काम हैं वो अलग अलग मंत्रियों को बांट दिया गया है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है अपने काम के लिए, या राष्ट्रपति के रूप के प्रति उत्तरदायी होता है अपने काम के लिए। तो कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल ने पहली बार ऐसा किया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया। अब इम्पोज किया तो इससे क्या हुआ कि भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई। हालांकि ये आधुनिक जो मंत्रिमंडल प्रणाली है उस तरह नहीं था, लेकिन उसका संकेत यहाँ से मिलता है, यानी उसकी एक शुरुआत मानी जा सकती है। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और कहा गया कि कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति इसमें किया जाए, और जो किया जाएगा इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा। लेकिन जो सदस्य होंगे उनकी पदावधि 2 वर्ष होगी, और उसमें जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे अगर 6 और 12 तो उसमें कम से कम आधे सदस्य, ध्यान रखने वाली बात है कि आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। यानी अब ये प्रक्रिया आई कि अब सिर्फ सरकारी जो अधिकारी हैं या परिषद के सदस्य हैं वही इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें जब भी कानून बनाया जाएगा, कानून बनाने के लिए परिषद आयोजित की जाएगी, तो उसमें गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे जो सरकारी नहीं होंगे। इस तरह हम देखें तो परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कहने का मतलब ऐसे लोग जनता द्वारा भले ही नहीं चुने गए थे, लेकिन कम से कम ये जनता के बीच से लोग जाते थे, इसमें शामिल होते थे। इसीलिए पहली बार जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको नियुक्ति करने से जो परिषद है उसका भारतीयकरण, यानी अभी तक सभी परिषद में, गवर्नर जनरल परिषद में सभी सदस्य अंग्रेज होते थे, और अब भारतीयों को भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाना है। अब देखिए कि इससे क्या हुआ कि भारतीयों को प्रथमतः शासन में भागीदारी मिली। यानी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिटिश शासन है वो उसमें कब भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया गया, तो कब किया गया, 1861 के एक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वो अपनी अनुपस्थिति में प्रधान की नियुक्ति कर सके जो काउंसिल को चला सके, यानी परिषद। दूसरी चीज, प्रांतों को कानून बनाने की जो शक्ति थी वापस कर, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी मद्रास, बंबई को की जो प्रांतें थी वो अपने लिए कानून बना सकती थी, और उनको भी कानून बनाने वाली जो परिषद होती थी उसमें एक महाधिवक्ता और कम से कम 4 और अधिकतम 8 सदस्यों के साथ कानून बनाने का अधिकार मिला। यानी सदस्य संख्या भी निश्चित कर दी गई कि महाधिवक्ता भी हो और कम से कम अगर 4 सदस्य हो तो आप कानून बना सकते हैं। दूसरी चीज, जो कानून बनाएंगे उसकी अंतिम स्वीकृति आपको किससे लेनी होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। अब देखिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया जो 6 माह तक लागू होगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के एक्ट से मिला। अब परिषद में एक सेनापति को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। दूसरी चीज, कुछ विधेयकों को पेश करने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। जैसे सार्वजनिक ऋण, सेना, सिक्का, नोट, डाक, तार और विदेश मामले से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसको परिषद में पेश करने से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से इसको अनुमति लेनी पड़ती। तो ये हम लोग देखें। अब देखते हैं कि महत्व क्या है इसका। तो जो एक्ट है इसका महत्व ये है कि इस एक्ट ने भारत सरकार का जो ढांचा बनाया 61 में
वो लंबे समय तक प्रभावी रहा और भारतीयों को परिषद में शामिल करने से भविष्य में प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली, प्रतिनिधियात्मक पद्धति मजबूत हुई कि हम आगे देखेंगे अगले टॉपिक में 1892 के एक्ट में, तो उसमें प्रतिनिधियात्मक पद्धति का विस्तार किया गया। अब देखिए, प्रांतों को कानून बनाने की जो सीमित उनको अधिकार दिया गया, लेकिन उससे एक नई शुरुआत हुई और नई शुरुआत ये हुई कि उसका विकास अंतिम रूप से 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वराज्य लागू किया गया। तो उसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहीं से ये चीज शुरू हुई कि जो 1935 में प्रांतीय स्वराज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इसे कुछ प्रश्न राज होते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि जैसे विभागीय प्रणाली का आरंभ किस एक्ट से हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में मनोनीत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष था, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कहाँ की जाती थी और 1861 के अधिनियम पारित होने के समय वायसराय कौन था। धन्यवाद।